हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने 3 बेहतरीन लेक्चर आपको दे रखे हैं, उसको जाकर के जरूर देखिएगा, तभी आप इस चैप्टर का आनंद उठा पाएंगे। आज का लेक्चर जो है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे होंगे और उसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में सीख रहे होंगे। और सेकंड चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो होगा फैराडेज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लेक्चर 1 में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा था, लेकिन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा ताकि मैं इलेक्ट्रोलिसिस को मैं आसानी से आपको समझा सकूं। देखो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाते थे किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। अगर हम बाहर से वोल्टेज लगा रहे हैं, जबरदस्ती उस रिएक्शन को करवा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक्स में कैसे बोला जाएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो पॉजिटिव है, तो जो ई सेल की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए जो ई सेल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। बैटरी को यूज करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो ये रिएक्शन करवाई जाती है, इसी चीज को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम कैथोड और एनोड को एक ही सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिप कर देते हैं और उसको बाहर की एक बैटरी से जोड़ देते हैं। आगे हम इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन हम चलते हैं पहले ये समझें कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हम करवाते कैसे हैं। अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत विस्तार से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। तो पहले देखते हैं इसका वर्ड मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रो एंड लिसिस, 2 पार्ट इसका बनाते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, एंड लिसिस का यहाँ पर मतलब है टू ब्रेक अपार्ट। किसको तोड़ने की यहाँ पर बात चल रही है, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की बात चल रही है। वो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्यूशन भी हो सकता है या मॉल्टन स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम मॉल्टन स्टेट के एक एग्जांपल को लेते हैं और आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को अच्छे से समझाते हैं। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमने मॉल्टन NaCl ले रखा है। मॉल्टन NaCl का मतलब जो हमारे पास NaCl प्रेजेंट है उसको हमने क्या किया, मेल्ट करके इसके अंदर डाल दिया है। हमने इस पर 2 प्लेटिनम की रॉड लगा दी और उस प्लेटिनम की रॉड पर एक भारी भरकम बैटरी ला करके लगा दिया। तो बैटरी होगी तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। जिधर पॉजिटिव हम उसको क्या बोलेंगे, एनोड, और जिधर नेगेटिव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। अब एक बात समझिए, जहां पर नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव का मतलब ये वहां पर इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर जहां पर ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरी तरफ फ्लो करेंगे। तो देखिए यहां पर नेगेटिव है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा और वो कैथोड की सरफेस पर फैल जाएगा। अगर हमारे कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो मॉल्टन स्टेट में क्या क्या प्रेजेंट है, Na+ NCl नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन है, Na+ है, तो वो Na+ किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो ये Na+ कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ, और कैथोड उनको एक एक इलेक्ट्रॉन बांट देगा। ठीक है, अगर ये Na+ जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, Na सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और ये Na सॉलिड इसी के कैथोड के ऊपर क्या होगा, चिपक जाएगा। तो इस तरीके से कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे सेल जो भी हो, चाहे आप गैल्वेनिक सेल ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल लो, हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होगा ही। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है। Na+ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na सॉलिड बना दे रहा है। अब हम बात करेंगे एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन देखिए किसका हो रहा है, यहाँ पर Cl नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर जब जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो एनोड को दे देगा, क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करने लग जाएंगे, इस तरफ फ्लो करने लग जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा एनोड पर, जहां पर Cl नेगेटिव इसके ऊपर जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एनोड के ऊपर। देखिए क्या हो गया, Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से Cl नेगेटिव जो है ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 गैस बना देता है। इसका मतलब यहां से बाहर गैस निकलता हुआ दिखेगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की इस प्रोसेस को अगर हम मिला दें तो हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी। ये Na+ और Cl नेगेटिव मिलकर के क्या बना देगा, NaCl मेल्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर Na सॉलिड बना है और यहाँ पर Cl2 का गैस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये रिएक्शन दिया गया है, जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो आपका जवाब होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि हमने बैटरी लगा करके जबरदस्ती इस रिएक्शन को करवाया है। इसका मतलब ये अपने आप से नहीं हो रहा होगा, ये जबरदस्ती की वजह से बस हो गया। आप खुद सोचो कि हमारे पास अगर NaCl मेल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या Cl2 गैस बन जाएगी? अरे भाई, अगर ऐसा हो पाता तो मान लो कि किचन से हमने नमक उठाया और उसको मेल्ट कर दिया, तो क्या उस मेल्ट हुए सॉल्ट से सोडियम बन जाएगा? क्या वहां से क्लोरीन गैस की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी? तो जवाब है नहीं।
इसका मतलब ये अगर अपने आप से नहीं हो सकता, हम इसको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही करवाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक बहुत शानदार एग्जांपल है सिल्वर स्पून। अगर हमें बनाना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आयरन की स्पून है और उसके ऊपर हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो हम प्योर सिल्वर लेंगे, उसका हम एनोड बना देंगे। जो आयरन का स्पून होगा उसको हम कैथोड बना देंगे। ये बनाने के बाद सेम सॉल्यूशन में हम लटका देंगे, किसको, एनोड और कैथोड को, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जिस मेटल से कोटिंग करवानी है उस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसी का इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जब आप बैटरी लगाते हो तो पॉजिटिव टर्मिनल जहां आपने लिख रखा है वहां पर क्या है, एनोड है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो वहाँ पे क्या होगा, सिल्वर जो है सिल्वर प्लस बनाएगा। देखिए, सिल्वर को क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस, और सिल्वर प्लस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो वो जो सिल्वर प्लस सॉल्यूशन के अंदर आया वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड इस समय कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो के पास इलेक्ट्रॉन है और Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपने आयरन का स्पून लिया था उसके ऊपर Ag जाकर के बैठ जाएगा हर तरफ, तो वो इसको बोलेंगे कि कोटिंग हो गया। जो आपने आयरन का स्पून लिया था उसका सिल्वर कोटिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर, मतलब आपको इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाना है। ठीक है, इम्प्योरिटी को दूर करके कॉपर को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करेंगे। इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम इम्प्योर कॉपर से एनोड बनाते हैं, प्योर कॉपर से कैथोड बनाते हैं। कैथोड और एनोड दोनों को एक ही सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, कैथोड और एनोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। होता क्या है, ये प्रोसेस हमें समझना है। क्योंकि इम्प्योर कॉपर से एनोड बना हुआ है और एनोड पर क्योंकि हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जो कॉपर प्योर होगा वो उस रॉड में से निकल करके कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ के फॉर्म में चला जाएगा। और जो आपका प्योर कॉपर का बना हुआ कैथोड है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के चक्कर में कॉपर 2+ क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और वहीं सरफेस पर न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो आपका प्योर कॉपर का बना हुआ कैथोड था वो धीरे धीरे मोटा होने लग जाता है, क्योंकि उस पर कॉपर आकर के डिपॉजिट होने लग जाएगा। और एनोड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा, तो पतला हो जाएगा। देखो, एनोड के अंदर जो प्योर कॉपर प्रेजेंट था वो कैथोड के प्योर कॉपर पर जाकर के डिपॉजिट हो गया। तो इस तरीके से प्योर कॉपर की क्वांटिटी कैथोड पर बढ़ने लग जाती है और हमारा इम्प्योर कॉपर प्योर होने लग जाता है। जो इम्प्योरिटी है वो कहीं मूव नहीं कर पाएगी, तो वो इम्प्योरिटी एनोड के जस्ट नीचे पड़ी रहेगी। उसी को हम एनोड मड या इम्प्योरिटी बोल रहे होते हैं। तो हम इस तरीके से एक इम्प्योर कॉपर से एनोड बनाकर और प्योर कॉपर का कैथोड बनाकर हम कॉपर को प्योरीफाई कर पाते हैं, और इस प्रोसेस से कॉपर की प्योरिटी 99.9+ बन जाती है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस के एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में एक क्रांति थी, क्योंकि फैराडेज लॉ ने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को हमें समझाया। आपके दिमाग में आएगा ये भारी भारी शब्द क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी की बात की कि कैथोड के ऊपर कितना डिपोजिशन होगा, और ये बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आप जितना करंट फ्लो करते हो, जितने टाइम तक फ्लो करते हो, उसी हिसाब से हमें डिपोजिशन मिलता है। इस सारी कहानी को हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट से, जिस पर बेस्ड फैराडे के 2 लॉज होंगे और वो दोनों लॉज हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने प्लैटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं और उसको ले जाके डिप कर दिया निकल नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया है हमने बैटरी से, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल बन गए। यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोल रहे होंगे, और जो पॉजिटिव है हम उसको एनोड बोल रहे होंगे। ओके, जब हम बैटरी से करंट पास करते हैं तो क्या होगा, निकल 2+ जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, वो कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। तो निकल 2+ जाएगा कैथोड के ऊपर और उससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो वहां पर निकल 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, निकल सॉलिड बना देगा। और ये निकल सॉलिड जो है प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड पर, मतलब आपका जो कैथोड था उसके ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे निकल क्या करेंगे, जब तक करंट फ्लो होते रहेंगे तब तक जाके कैथोड
कैथोड के ऊपर बैठते रहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमने करंट को बहुत कम रखा हुआ है और बहुत कम टाइम तक करंट को फ्लो कराया हुआ है तो जो निकल की क्वांटिटी जो कैथोड के ऊपर जाकर के बैठती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम करंट की क्वांटिटी बढ़ा दें और बहुत लंबे टाइम तक उसको फ्लो कराएं करंट को, तो निकल जो जाकर डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पर उसकी बहुत क्वांटिटी हमें मिलती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम करंट को बढ़ा दें और क्या करें, टाइम को बढ़ा दें, तो हमें W भी बढ़ता हुआ मिलेगा। यहाँ पे मैंने W ग्राम ऑफ निकल को कंसिडर किया हुआ है। इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि निकल कैथोड के ऊपर उतना ही डिपॉजिट होगा जितना कि सर्किट के अंदर चार्ज चलेगा। जितना टाइम तक चार्ज चलेगा उतने के हिसाब से ही वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ निकल जाकर के डिपॉजिट होगा। अगर हम W ग्राम ऑफ निकल को माने कि वो डिपॉजिट हो रहा है और आपकी बैटरी ने वहाँ पर Q कूलम ऑफ चार्ज दिया है तो W जो होगा वो Q के प्रोपोर्शनल होगा और इसी चीज़ को हम फैराडेज फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब हम फैराडे के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे जहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाई ए करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, सॉल्यूशन हो या तो वो मेल्ट हो। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर हमने W ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लिया और Q कूलम ऑफ द चार्ज पास कर दिया तो W जो है Q के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर W इज प्रोपोर्शनल टू Q है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Z इंटू Q, जहाँ पर Z क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है और Z की थोड़ा इज्जत बढ़ाने के लिए उसका एक दूसरा नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है W इज इक्वल टू Z इंटू Q, जहाँ पर W वो वेट है जो जाके डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, Q वो चार्ज है जो कि फ्लो होता है सर्किट के अंदर और Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। चार्ज Q को हम I इंटू T लिख सकते हैं जहाँ पर I करंट है और T जो है टाइम है। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू Z I इंटू टी। तो ये हमें एक फार्मूला मिल जाता है और इस फार्मूले में अगर हमें करंट के बारे में पता है, टाइम के बारे में पता है और जेड के बारे में बता दिया गया है तो हम निश्चित रूप से वो वेट निकाल सकते हैं जो जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है कि कितना मेटल जाकर के डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर बाई फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट पर जाएं उससे पहले हमें कुछ नए टर्म से रूबरू होना होगा, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हमने रेडॉक्स चैप्टर में 11th में ही पढ़ लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना दोबारा बताऊंगा कि देखिए कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर होता है। अब सरदर्द ये कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो अभी सिंपली मेटल के लिए हम ये बोलेंगे कि एक मेटल आयन जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर उस मेटल के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हो कि जिंक 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो जिंक बना देता है। अगर हमें मान लो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। 2 यहाँ पे हमने वैलेंसी फैक्टर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जिंक 2+ 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल बन रहा है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना आ जाएगा, 32.65 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम Ag+ की बात करें तो हम देखते हैं कि Ag+ तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ Ag डिवाइड बाई 1, और हमें पता है कि एटॉमिक वेट ऑफ Ag कितना होता है, 108 ग्राम पर मोल इनवर्स होता है। वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या कितना मिलेगा, 108 मिलेगा। चलिए एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो जिंक SO4 है और दूसरे वाले में हमने AgNO3 एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया जब हम उसमें एक ही बैटरी लगाते हैं और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो जिंक वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें भी एक कैथोड और एक एनोड रहता है। AgNO3 वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें भी एक कैथोड और दूसरा एनोड रहता है। क्योंकि बैटरी हमने एक रखी है और हम सीरीज में इनको लगाए हुए हैं तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। मतलब बैटरी जो भी करंट चलाएगा वही करंट जिंक वाले कंपार्टमेंट में जाएगा और वही करंट Ag वाले कंपार्टमेंट में भी जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि करंट I क्या है, सेम है। और अगर हमने करंट को T टाइम तक
फ्लो कराया तो I इंटू टी से क्या आएगा, चार्ज। तो दोनों में सेम चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q जो है वो सेम आ रहा है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लगा करके ये जरूर सोचेंगे कि जिंक के कंपार्टमेंट में जिंक के कैथोड के ऊपर जितना जिंक जो है डिपॉजिट होगा, उतना ही AgNO3 के कंपार्टमेंट में कैथोड के ऊपर भी डिपॉजिट होगा। और ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग मेटल डिपॉजिट हो रहे हैं, दोनों के डिपोजिशन की रेट अलग होगी क्योंकि दोनों का करैक्टर अलग है, दोनों के मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है। इस तरीके से जिंक SO4 के अंदर जो जिंक डिपॉजिट होगा उसका वेट Ag के डिपॉजिशन के वेट के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, तो क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, वो हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि जितना ग्राम जिंक जो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के, और जितना ग्राम Ag जो है डिपॉजिट होता है कैथोड ऑफ AgNO3 कंपार्टमेंट में वो प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag के। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, WZN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EZN, ठीक है। एंड सेकंड में क्या मिलता है, WAG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EAG, जहां पर EAG और EZN क्या बता रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ AG एंड ZN बता रहे हैं। अगर यहां पर इस तरीके से इक्विवेलेंट लिखा गया है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, WZN डिवाइड बाई WAG इज इक्वल टू EZN डिवाइड बाई EAG। अगर हमें इन चारों में से 3 दे दिए जाएं तो हम चौथे चीज को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमने रिलेशन देखा वही फैराडे का सेकंड लॉ कहलाता है। तो चलिए देखते हैं फैराडे के सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट दिया है, द अमाउंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। जहां पर W अगर हमने क्या ले लिया, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और E क्या लिया हुआ, इक्विवेलेंट वेट, देन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जिसको हम क्या लिखेंगे, W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2। अब हम कुछ नोट पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पर नोट पॉइंट 1 में हमने एक फिगर बना रखा है, इसको हमने ऑलरेडी फैराडे के सेकंड लॉ पढ़ते वक्त समझ लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको और समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हमने एक बैटरी के थ्रू 2 कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट किया हुआ है, इसमें जिंक सल्फेट है और इसमें AgNO3 है। तो इस कैथोड के ऊपर क्या जा करके बैठ रहा होगा, जिंक जा करके बैठ रहा होगा। इस कैथोड के ऊपर क्या जा रहा होगा, Ag जा करके बैठ रहा होगा। तो जो वेट यहाँ पर आ रहा है मान लो वो WZN है, और इस पर जो वेट आ रहा है मान लो वो WAG है। तो हमने अभी देखा था कि जो हमारा WZN होता है वो EZN के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे EZN क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक है। सिमिलरली यहाँ पर Ag के लिए भी बोला जाएगा कि जो वेट जाकर के डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag के। इन दोनों चीज़ों को मिला करके हमें एक रिलेशन मिला था जो कि ये है। अगर इस रिलेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमें एक दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए EZN को हमने यहाँ ला दिया और WAG को हमने यहाँ ला दिया। तो इस तरीके से हमें मिलता है WZN डिवाइड बाई EZN इज इक्वल टू WAG डिवाइड बाई EAG। जो यहाँ पर लिखा है WZN बाई EZN, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक है। हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, देखो भाई मोल वाला हमें पता होता है कि देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर इक्विवेलेंट वेट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक को रिप्रेजेंट करेगा। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम एक बैटरी के थ्रू 2 कंपार्टमेंट्स इस तरीके से कनेक्ट करें, मतलब करंट को सेम फ्लो करा दें, या बोले चार्ज जो है सेम फ्लो हो रहा होगा, तो जिंक और Ag के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे जो जाकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे होंगे वो सेम होंगे। इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag। अब सेकंड नोट पॉइंट पर आते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक बन जाता है, ठीक है। और इसके बारे में हमने पढ़ा अभी कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाई 2। एटॉमिक वेट ऑफ जिंक कितना होता है, 63.5, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा किनारे रखते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे अब इस पर। क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ जिंक 2+ टू 1 मोल ऑफ जिंक सॉलिड। अगर हमें 1 मोल जिंक 2+ मिले और उसको 1 मोल सॉलिड जिंक में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 फैराडे चार्ज चाहिए। कैसे समझेंगे इस बात को, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 जिंक 2+ होगा तो हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिंक 2+ से जिंक ले जाने में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 1 मोल जिंक 2+ होगा तो हमें ये कितना चाहिए,
2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 फैराडे चार्ज होता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे बोलते हैं, और यहाँ पे 2 मोल है इसलिए यहाँ पे 2 फैराडे हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमें 1 मोल जिंक सॉलिड बनाना है तो हमें कितना कूलम चार्ज चाहिए, तो फैराडे को हम क्या लिख सकते हैं, 96500 कूलम। तो हमें इतने कूलम चार्ज चाहिए अगर हम 1 मोल जिंक जो है डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली आपके पेपर में आते हैं, इसलिए मैं नोट पॉइंट के अंदर ये डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे। यहाँ पर देखो कि 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ जिंक। अभी मैं क्या कह रहा था कि हमें अगर 1 मोल जिंक चाहिए तो हमें 2 फैराडे चाहिए, उसी को मैं घुमा के कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर 2 फैराडे चार्ज है तो हमें 1 मोल जिंक जो है डिपॉजिटेड मिलेगा। 1 मोल ऑफ जिंक को हम क्या लिख सकते हैं, 63.5 ग्राम ऑफ जिंक लिख सकते हैं, क्योंकि जिंक का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 63.5 होता है। ठीक है, इस वजह से हमने लिखा कि 1 मोल ऑफ जिंक में इतना ग्राम ऑफ जिंक आता है। अब एक बात देखना कि अगर हमने बोला है कि 2 फैराडे में इतना जिंक आएगा तो 1 फैराडे में कितना आएगा, इतना डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, तो 63.5 डिवाइड बाई 2 ग्राम ऑफ जिंक जो है डिपॉजिट हो जाएगा 1 फैराडे से। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं वो आप यहाँ पे देख लो, इसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक को डिपॉजिट करवाना है तो हमें 1 फैराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि हमें अगर 1 इक्विवेलेंट जिंक डिपॉजिट करवाना है तो हमें 1 फैराडे चार्ज चाहिए। तो याद रख लीजिए कि 1 फैराडे जो चार्ज होता है वो किसी भी मेटल के 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करवा सकता है। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, लेकिन इस फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने अभी क्या देखा था कि 1 फैराडे जो चार्ज होता है वो 1 इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करवा सकता है किसी भी मेटल के। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। मान लो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना है, ई है, तो 1 फैराडे चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1 कूलम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई 96500। तो अगर हमारे पास क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो डिपोजिशन कितना हो रहा होगा, इतने में हम क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, ई इंटू क्यू डिवाइड बाई 96500। इसको हम डब्ल्यू मान लेते हैं जो कि वेट हमारा डिपॉजिट हो रहा है। इस रिलेशन को देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आपने इसको कहाँ पे पढ़ा हुआ था, फैराडे के फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ था। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू को हम लेकर के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। तो ये वाला क्यू और ये क्यू कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 96500, जहाँ पर ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं अगर हमें उसका इक्विवेलेंट वेट पता होगा। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ W इज इक्वल टू जेड क्यू। अगर हमने Q 1 कूलम ले लिया तो W और Z दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की एक डिफिनीशन मिलेगी कि अगर हमने सर्किट में 1 कूलम चार्ज पास कराया तो कैथोड के ऊपर जितना वेट डिपॉजिट होगा वही वेट उस मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। इस लेक्चर 4 के अंदर हमें जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। वो क्वेश्चन होंगे 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 एंड 3.16। इन 5 क्वेश्चन को जाकर के आप अटेम्प्ट करें। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप जाकर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने 4 लेक्चर में और उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कराते हुए 4.5 आवर्स में खत्म कर दिया है। पूरी तरह से इसको सॉल्व करके समझा दिया है। आई होप आपको आनंद आया होगा। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लोग 8 से 10 घंटे में करवाते हैं, लेकिन हमने इसको 4.5 आवर्स में पूरी तरह से करवा दिया है। ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास एनिमेशन था और एनिमेशन के सारे हमने कठिन कॉन्सेप्ट्स को भी इजी करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया और आपको मजा भी आया। ये पूरा चैप्टर देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में, हमें पता चलेगा कि ये आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आएगी जिसमें हम शुरुआत में 11th का थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 11th वाला पार्ट जो होता है वीक होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।